गुड मॉर्निंग आईटीएस फैमिली। तो कैसे हो आप लोग। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 है। हमने 9 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर नंबर 10 को पढ़ेंगे फिलहाल। अगर आप सभी लोग अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप आईटीएस क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। चैप्टर का नाम है मौर्य युग। मौर्य युग के जो संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। फिर क्या हुए? देखो, एक ओवरव्यू लेने के लिए इस डायग्राम को देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर मास्की अभिलेख अशोक, पुराण अशोक वर्धन, ब्रह्मलिपि प्रियदर्शी। अशोक के उत्तराधिकारी जो हुए वे हुए दशरथ बधुपाली आजीवक धर्म उपासक, संपत्ति जैन धर्म के उपासक, शालिकुल देववर्धन, शांत धनवा एवं ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त क्या हुए? अंतिम जो है वो मौर्य कालीन में शासक हुए। फिर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। 322 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नाम से विदित चाणक्य की स्थापना में नंद राजवंश को नष्ट कर दिया और मौर्य वंश का शासन स्थापित किया। ब्राह्मण परंपराओं के अनुसार चंद्रगुप्त की माता शूद्र जाति की मुर्रा नामक स्त्री थी जो नंदों में रनवास में रहती थी। बौद्ध परंपराओं से ज्ञात होता है कि नेपाल की तराई में लगे गोरखपुर में मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के लोग रहते थे। संभवतः है कि चंद्रगुप्त इसी वंश के थे। सर्वप्रथम सर विलियम्स जेम्स ने सैंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। स्टेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उपनाम पाली पालिबोथाम पाटलिपुत्र था। मुद्रा राक्षस नाटक की रचना विशाखादत्त ने 9वीं सदी में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय प्राप्त कर प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। जस्टिन नामक यूनानी ने अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौजों से लगभग संपूर्ण भारत को विजित किया था। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूलस की गुलामी से मुक्त करवाकर दोनों शासनों ने एक समझौता किया जिसमें सेल्यूलस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम का क्षेत्र दे दिया। इन सिंध के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। इस वैवाहिक संबंध में विस्तृत उल्लेख केवल एपियाइन ने किया है। चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया जिसमें संपूर्ण बिहार, उड़ीसा एवं बंगाल के बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी भाग और दक्कन भी शामिल थे। प्रशासनिक संगठन। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की जो परंपरा हर्यक वंशीय बिंबिसार के समय में आरंभ हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वह चरम कोस पर पहुंच गई। मौर्यों ने बहुत ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य का विस्तार उत्तर पश्चिम में हिंदकुश से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक किया था। मेगस्थनीज यूनान का राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक के केवल पाटलिपुत्र का ही नहीं अपितु संपूर्ण मौर्य साम्राज्य के शासन का विस्तार मिला।
इंडिका में मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। मौर्य साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था तथा प्रांत छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित थे। प्रांतों को जिले या निकाय में विभाजित किया गया था। जिला प्रशासन का प्रधान स्थानीय होता था, जो समाहर्ता के नियंत्रण में कार्य करता था। एक स्थानीय में 800 ग्राम रहते थे। स्थानीय में छोटी प्रशासनिक इकाई को द्रोणमुख थी, जिसमें 400 वर्षों की सम्मिलित किया गया था। 200 ग्रामों का समूह खारवाटिक कहलाता था तथा 100 ग्रामों को मिलाकर संग्रहण बनता था। शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिसका प्रशासन ग्रामीण के द्वारा होता था। ग्रामीण के कार्यों पर गोप नामक अधिकारी नियंत्रित रहते थे। एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांव की थी। गोप व अन्य ग्राम अन्य ग्राम प्रशासन के अधिकारियों ने कार्य की देखभाल में प्रदेश भी समाहर्ता की मदद करते थे। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी। पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन और तक्षशिला प्रमुख नगर थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विस्तृत नौकरशाही का उल्लेख किया गया है। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति किया गया था। सबसे ऊंचे अधिकारी को तीर्थ तथा महामात्र तथा अमात्य कहा गया, जिसकी संख्या 18 थी। नौर्य नौकरशाही एक पिरामिड के समान थी। सबसे शीर्ष पर मंत्री और उसके नीचे अन्य कर्मचारी थे। मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्पों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति विदेशियों की आवाजाही पर नियंत्रण रखती थी। तृतीय समिति जन्म मरण का ब्यौरा रखती थी। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करती थी। पांचवी समिति वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। छठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। ये समितियां सफाई, विदेशियों की रक्षा, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, बांटों और मापों का नियमन तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करती थी। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी विशाल एवं स्थानीय सेना रखना। प्रशासन की ओर से सेना की देखभाल का उचित प्रबंध किया गया। कौटिल्य व मेगस्थनीज दोनों ही सैन्य व्यवस्था का उल्लेख करते थे। कौटिल्य के अनुसार सेना चतुरंगनी, पैदल, हाथी, घोड़े और रथ की थी। सीमांतों की रक्षा के लिए मजबूत दुर्ग बनाए गए, जिसकी सुरक्षा दुर्गपाल और अंतपाल करते थे। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6,000 पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी थे। मेगस्थनीज के अनुसार सेना प्रशासन के लिए 3 अधिकारियों की एक परिधि थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ, नाव तथा सवारी में विभाजित थी। आंतरिक सुरक्षा व अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य में पुलिस और गुप्तचरों की व्यवस्था की गई थी। नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी नगराध्यक्ष की थी। दंडपाल पुलिस विभाग का प्रधान होता था। वह अपराधी पर नियंत्रण रखता था। संपूर्ण साम्राज्य एवं गूढ़ पुरुषों गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ था। गुप्तचर विभाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत गुप्तचर विभाग सुसंगठित था। इस विभाग में कई गूढ़ पुरुष गुप्तचर होते थे, जो महा महामात्स्यपण के अधीन काम करते थे। इससे असंबंधित कुछ गुप्तचर निम्नलिखित है। संचार, गतिमान
गुप्तचर संस्था, एक जगह रहकर काम करने वाला गुप्तचर। प्रतिवेदिक विशेष संवाद, इसकी पहुंच सीधे राजा तक थी। पुलिसानी, लोगों के विचारों से राजा को अवगत कराता था। चर, अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर है। गूढ़, पुरुष अर्थशास्त्र में वर्णित गुप्तचर है। साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले लगभग सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं पर राजकीय नियंत्रण था। किसानों से वसूले गए कर उनकी उपज के चौथे हिस्से या छठे हिस्से तक होते थे, जिसे किसानों की सिंचाई सुविधा की सुविधा दी गई थी। उनसे सिंचाई कर वसूला था। नगरों में बिक्री के लिए जो माल लाया जाता था, उस पर प्रवेश द्वारा चुंगी लगा दी जाती थी। बिंदुसार 298 से लेकर 273 ईस्वी पूर्व। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। यूनानियों ने इसे अमित्र केटस या अमित्र घाट कहा है, जिसका अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला है। बिंदुसार के विभिन्न नाम हैं। एक साइड नाम लिखे गए हैं और एक साइड ये ग्रंथ एवं लेख लिखे गए हैं। अभी तरकेटस यूनानी ग्रंथ, आत आतली द्रोटचडस, स्टेटो अमित्र घाट संस्कृत, शत्रुओं की हत्या करने वाला। अमित्र चट्टस एथेनियस, अमित्र खंड संस्कृत, शत्रुओं का नाश करने वाला। सिंहसेन जैन ग्रंथ, सीमसेन राजवल्ली कथा, मदरसार वायु पुराण, बिंदुपाल फाटमेन चुली चीन साहित्य। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय को मानता था। बिंदुसार के दरबार में पिग, पिगलवास नामक एक भविष्य वक्ता रहता था, जो आजीविक संप्रदाय से संबंध था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान खल खल्लातक था। बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार के सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी। मीठा मीठी मदिरा, सूखी अंजीर, एक सोफिस्ट दार्शनिक की मांग की। दार्शनिक को छोड़कर अन्य वस्तुओं को एंटियोकस ने बिंदुसार के पास भेज दिया। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के राजदरबार में राजदूतों के रूप में भेजा था। मिस्र के शासन फिलाडेक्स टालेमी द्वितीय ने डायोनिक्स नामक राजदूतों को अशोक के राजदरबार में भेजा। बिंदुसार की मृत्यु 273 ईस्वी में लगभग हुई थी। अशोक 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व। अशोक मौर्य शासकों में सबसे पहला महान शासक था। बौद्ध परंपराओं के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था तथा अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, परंतु कुछ इतिहासकार इसे एक किंवदंती भी मानते हैं। सिंहली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी पत्नी देवी विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री अशोक की प्रथम पत्नी थी। इसी से महेंद्र व संघामित्रा का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में अशोक की एक अन्य पत्नी त्रिशता का उल्लेख मिलता है। अशोक के प्रयागस्तंभ शिलालेख, इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख
जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का उल्लेख भी उत्तीर्ण है, में अशोक की एकमात्र रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन, अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। अशोक की उपाधि उपाधि और स्रोत अशोक मास की लघु शिलालेख देवान प्रिय अशोक राजा गुर्जरा लघु अभिलेख अशोक मौर्य रुद्रमन का जूनागढ़ अभिलेख प्रियदर्शी राजा बराबर गुरु लेख प्रियदर्शी राजा मगध भाभरू विराट लघु अभिलेख प्रियदर्शी राजा कंधार व्रत शिलालेख दीप शमन एवं महावंश अशोक वर्धन पुराण राजा अशोक नेटूर लघु शिलालेख राजा अशोक देवाना प्रिय उद्योग लघु शिलालेख अशोक ने 273 ईस्वी में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृहयुद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी में हुआ। अशोक के अभिलेख अशोक प्रथम भारतीय सम्राट था जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधी प्रजा को संबोधित किया। अशोक पहाड़ों को काटकर शिलालेखों को समतल कर उस पर उत्तीर्ण किए जाते थे। गुर्जरा, बास्की, नेटूर, नेटूर, उद्गोलम अभिलेखों पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है। अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवनाप्रिय देवों का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। शिलालेख शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इन स्तंभों के नाम इस प्रकार है। शाह बाजगढ़ी पेशावर जिले में स्थित मान सहरा हजार जिले में स्थित कालसी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप स्थित गिरनार की पहाड़ी धौली उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित गांव जोगड़ उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुन्नूर जिले में स्थित सोपारा महाराष्ट्र प्रांत के ठाणे जिले में स्थित धौली जोगड़ के शिलालेख पर 11वीं 12वीं तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खुदे हुए हैं जिन्हें प्रथम कलिंग प्रज्ञापन स्पिरिट्स कलिंग एडिक्ट्स कहा गया है। इस अभिलेख में कलिंग राजा के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। लघु शिलालेख लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्गों में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इसे लघु शिलालेख कहा गया। लघु शिलालेख मिले हैं रूपनाथ गुर्जरारा सासाराम बिहार भाटू बास्की ब्रह्मगिरी सिद्धपुर जाटिंग रामेश्वर एरगुड़ी गोविंद मठ पालवगढ़ी राजुल मंडगिरी अहरोरा अहरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त सारो मारो शहडोल मध्य प्रदेश तथा नेटूर मैसूर नामक स्थानों में लघु शिलालेखों की 2 अन्य प्रतियां प्राप्त हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक में गुलबर्गा जिले में स्थित सनातनी नामक स्थान से अशोककालीन
शिलालेख प्राप्त किए गए हैं। स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उल्लेखित पाए गए हैं। ये निम्न प्रकार से हैं। दिल्ली और टोपरा। यह स्तंभ प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर फिरोजाबाद जिले में स्थित था। मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्तीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों में केवल 6 लेख ही उत्तीर्ण हैं। दिल्ली मेरठ। यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। लाओ लोरिया अराज बिहार के चंपारण जिले में है। लोरिया नंदनगढ़। यह भी बिहार के चंपारण जिले में है। इस स्तंभ पर मोर का चित्रण भी अंकित है। रामपुरवा चंपारण बिहार। प्रयाग। यह पहले कौशाम्बी में था, जो बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया। लघु स्तंभ लेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्तीर्ण है, उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा गया। ये निम्नलिखित स्थानों में मिलता है। सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश। सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप। रुक्मिनदेही नेपाल की तराई में स्थित। निगलीवा निगाली सारस। यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेखों में अशोक अपने महापात्रों को संग भेद रोकने का आदेश देते हैं। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कावरूकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रुक्मिणी स्तंभ में अशोक द्वारा इस स्थान को धर्म यात्रा पर जाने का विवरण है, तथा नीलिवा में लेख में कानकमुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा है। गुहा लेख। दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बारा नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्तीर्ण मिलते हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीविक संप्रदाय के साधुओं का निवास के गुहा दान के दिए जाने वाले वितुर सुरक्षित है। यह भी अभिलेख प्राकृत भाषा का ब्राह्मी लिपि में लिखे गए केवल 2 अभिलेख शाहनबाद तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी में न होकर खरोष्टी थी। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला के अरामाइक लिपि में लिखा गया एक भगन अभिलेख कंधार के पास शेनपुना नामक स्थान से यूनानी एवं अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्वितीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालबाद के ऊपर स्थित लदमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि के लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है। सभी मनुष्य मेरी संतान प्रजा है, जिसका प्रकार मैं अपनी संतान के लिए इन इहलौकिक परलौकिक कल्याण को कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी करता हूँ। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग में लेख लिखा गया है। जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धार्य की सौंप निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकुकों की नियुक्त की है। प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग में लेख है। सभी पंथों के मध्य आत्म नियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। 7वें अभिलेख। अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थान, जिला एवं प्रदेश। जोगढ़
जोगड़ है गंजाम उड़ीसा, धौली पुरी ओडिशा, कालसी देहरादून उत्तराखंड, एरगुडी करनूल आंध्र प्रदेश, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, सोपारा ठाणे महाराष्ट्र, मानसेहरा मानसेहर पाक अफगानिस्तान सीमा, शहबाजगिरी मर्दान अफगानिस्तान। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन अभिलेखों में अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में की गई। कलिंग युद्ध राजगद्दी पर बैठने के पश्चात अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया, जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध था। अपने राज्याभिषेक में 8वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। अपने उसके अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1,50,000 बंदी बनाए गए। इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। अशोक के अभिलेख एवं खोजकर्ता धौली अभिलालेख धौली अभिलेख किट्टो 1837, भानु अभिलेख कैप्टन बर्ट 1840, बराबर एवं नागार्जुन गुफा टाइटंस 1785, तो दिल्ली में टोपरा कैप्टन पोलियर 1785, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पेड्रे टिपेंथेरस 1750, मानसेहरा कैप्टन ले 1889, कालसी शिलालेख जॉन फारेस 1860, रोमिनेक फिरहर 1896, जोगड़ अभिलेख सर वाटसन इलियट 1850, सिरनार अभिलेख लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड 1822, शाहजवाड़ी एक फ्रांसीसी अधिकारी 1836, इलाहाबाद स्तंभ लेख टी एस बर्ट 1834, मास्की अभिलेख बिडेन 1915, निगाली सारक फीहर 1895, रामपुरवा कालाई 1872, सारनाथ स्तंभ सारेल स्टाइल 1905। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक ने 13वें अभिलेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने के लिए नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में भेरी घोष के बदले धम घोष की घोषणा की। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे तथा श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे। अब धर्म प्रचारक और उनके देश महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका, मंझ निकटक कश्मीर एवं गांधार, सोन और उत्तरा स्वर्ण भूमि, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, रक्षित वाराणसी कर्नाटक, महारक्षित यवन देश, महादेव महादेव महिषमंडल मैसूर, धर्मरक्षित अप्रातक मंजीनम हिमालय प्रदेश। अशोक ने अपनी विजय के पश्चात कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो रजुक कहलाते थे। इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्धिस्ट हो गया था। बौद्धों को अपार दान दिया और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। इनकी इस यात्रा का संकेत उनके अभिलेख में आए धम्म यात्रा शब्द से भी
मिलता है। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगीत आयोजित करवाया। हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। कि अशोक की जो गृह नीति है उस पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। बौद्धों को अपार दान दिया और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उनकी इस यात्रा का संकेत उसने अभिलेखों में पाए धम्म यात्रा शब्द से भी मिलता है। अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगीति आयोजित करवाई और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी भेजा। अशोक ने अशोक ने नारी सहित समाज के अनेक धर्म महामात्र बहाल किए तथा कर्मकांडों का विशेषकर कर्मकांडों का जो विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुसंधानों एवं रस्मों का विरोध किया था। उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी तथा राजधानी को प्राणी की हत्या कर उन्हें निषिद्ध कर दिया था। अशोक का धर्म संकुचित नहीं था। इसका उपदेश था कि लोग माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों की आदर करें तथा दासों तथा सेवकों के प्रति दया करें। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। इतिहास में अशोक का स्थान क्या है। अशोक ने अनेक उपाधियां प्राप्त की। निसंदेह प्राचीन विश्व में इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म का भाषा और पराय एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को बांध दिया और यूनानी, प्राकृत और सांस्कृतिक जैसे भाषाओं एवं विधियों धर्म संप्रदायों का समन्वय किया। उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया। इसके प्रशासन कार्य में लाभ हुआ तथा साथ ही विकसित गंगा के मैदान को पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम विदेशी राजा अंतियो अंत्योक सीरिया के राजा एंटियोक्स थियोस तुर्रम मिस्र के राजा टालमी फिलाडेक्स अवंतिका मधु के राजा एंटियोगोन्स मग सीरिया के राजा मग्स अलेक्सुंद्र एपिस के राजा अलेक्जेंडर। इतिहास में अशोक का नाम उनकी शांति, अनाक्रामकता और संस्कृत विजय की नीति के लिए अमर है। पुराणों में अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, इंद्र, पाली, दशरथ, शली, शुक, शतधनुष, बंधु, पालित, दर्शोन, संप्रति, देववर्धन, ब्रह्मदत्त एवं अंतिम शासक हुए। अब पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। राजकीय नियंत्रण कौटिल्य के राजा को सलाह दी कि जब वर्धमान धर्म, वर्णों और आश्रमों पर आधारित व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य के राजा को धर्म परिवर्तन तथा सामाजिक व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। प्रमुख मौर्य कालीन उत्तराधिकारी अधिकारी एवं उनके कार्य महामात्स्य प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी रूप दर्शन सिकंदरों का जांचकर्ता एवं प्रधान अधिकारी अमात्स्य
योग्य अधिकारियों का समूह, अग्रस्य प्रधानमंत्री का पद, प्रदेष्टा मंडल मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी, एस्टिनो मोई नगर का अधिकारी, एजुक साम्राज्य में न्याय व राजस्व का अधिकारी, स्त्री महामात्र महिलाओं के नैतिक आचरण को देखने वाला अधिकारी, सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी, महामात्र सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी, धम्म महामात्र समाज में सामाजिक की स्थिति बनाए रखना, महा मत्स्यर्पण गुप्तचरों विभाग का प्रधान, युक्त जिले में राजस्व एवं वसूली का कार्य करने वाला अधिकारी। अशोक ने शिलालेख के मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों का नियुक्त किया गया था। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इतने अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते जितने मौर्य काल में शीर्षक अधिकारी तीर्थ महामात्र भी कहलाते हैं। उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज आदि थे। मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी, मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अर्थशास्त्र में अनुसार उनकी संख्या 18 थी। तीर्थ एवं संबंधित विभाग या कार्य, मंत्री, पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी थे। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। संहिता, राज्य के कोषाध्यक्ष का प्रधान अधिकारी। समाहर्ता, राज्य विभाग का सर्वोत्तम अधिकारी। वित्त मंत्री, कर संग्रह मंत्री परिषदा, मंत्री परिषद का अध्यक्ष। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश। नायक, सेना का संचालक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। सेनापति, सेनाध्यक्ष एवं सर्वोच्च सैन्य कमांडर। अंतरशिक्षक, सम्राट का अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी। कर्मावती, उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक। प्रशासक, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुनिश्चित करने वाला। दंडपाल, सैन्य सामग्री का प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी। दुर्गपाल, देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आटविक, वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। देवारिक, राजमहल का प्रबंध व देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। नागरक, नगर का सर्वोत्तम अधिकारी। प्रांतीय और स्थानीय स्वशासन की बात करें तो राजा को अनेक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख देखने को मिलता है। प्रांतों का शासन प्रांतीय प्रशासन परिषद सहित एवं अधीन होता है। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्र शासन की भांति प्रांतीय शासन में मंत्री परिषद होते थे। जिला रज्जु के अधीन था, जो आज के आधुनिक जिलाधिकारी के समान था। नियुक्त सचिव स्तर का काम करने वाला एक अधिकारी होता था। और प्रांतीय और स्थानीय स्वशासन कैसा था? अधिकारी एवं विभाग। सेताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। अकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। लक्ष्मणाध्यक्ष, मुद्रा विभाग का प्रधान। शुल्काध्यक्ष, व्यापारिक कर का प्रधान। मुद्राध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष, व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। राजकीय भूमि और सीताध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद के कृषि कार्य करता था। किसान अपनी उपज का 1/6 से
1/4 भाग तक भूमि कर राज्य को देता था। क्या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में दासों की कृषि कार्य में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों जैसे डायोडोडस डायोडोरस एरियन एस्ट्रेबो की धारणा थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज के दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। मेगास्थनीज के अनुसार भारत के सभी लोग स्वतंत्र और समान थे, उनमें किसी भी प्रकार की दास प्रथा नहीं थी। डायोडोटस मानता था कि कानून के अनुसार कोई किसी को दास नहीं बना सकता, वस्तु ऐसी स्थिति नहीं थी। अर्थशास्त्र में भी दासों की विभिन्न श्रेणियों का वर्णन है। स्त्री दासों के रूप में धातु उपचारिक एवं परिचालन का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। स्त्री दासों को एक श्रेणी बंधकों को भी थी। हिमालय की तराइन में भी एक सड़क थी। यह सड़क वैशाली के चंपारण से होकर कपिलवस्तु, कलसी एवं देहरादून जिले में तथा हजार होते हुए अन्य में पेशावर पहुंचती थी। व्यापारिक एवं वाणिज्य मेगास्थनीज के अनुसार एस्ट्रोनोमई नामक पदाधिकारी सड़कों की देखभाल करते थे तथा दूसरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडियम की दूरी पर पत्थर स्थापित कर देते थे। राज्य की ओर से बाजार निर्धारित किए गए थे। निश्चित बाजारों में ही वस्तुओं की खरीद बिक्री हो सकती थी। बोधवाध्यक्ष एवं नापतोल बटखरे एवं बाजार पण्याध्यक्ष व्यापार में नियंत्रण रखता था। उत्तरी मैदानों में गंगा तथा नदियों यातायात के लिए प्रमुख मार्ग प्रदान करती थी। अशोक के अभिलेखों में मिलने के स्थान महत्वपूर्ण राज्यों पर पड़ते हैं। पत्थर के स्तंभ एवं वाराणसी के 5 चुनार में तैयार किए जाते हैं। वहां से उत्तरी और दक्षिण में पहुंचे जाते हैं। प्राचीन भारत में कर प्रणाली की दृष्टि में मौर्य काल महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने कृषकों एवं शिल्पियों और व्यापारियों से उगाए जाने वाले बहुत से करों का नामोल्लेख किया है। सम्राट कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था तथा सन्निहित राजकीय एवं कोषागार और भंडार गृह का संरक्षक होता था। कर निर्धारण का ऐसा विशेष संगठन पहली बार मौर्य काल में ही देखने को मिलता है। अर्थशास्त्र के उल्लेखित करों की लंबी सूची मिलती है। म्यूर पर्वत और अर्धचंद्र की छाप वाली रंजक एवं मुद्राएं मौर्य साम्राज्य की मान्य मुद्राएं थी। ये मुद्राएं प्रचुर मात्रा में देश के बड़े भाग से प्राप्त हुई हैं। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी के पृथक न्याय होते हैं जो व्यापार एवं व्यवसाय से संबंधित विवादों का निपटारा करते थे। ऐसी न्याय से प्रधान को महादृष्ट कहा जाता है। श्रेणी एवं शिल्प कार्यों का संगठन होता था। सार्ववाहन क्या होते थे? अनाज में संबंध व्यापारियों का एक समूह होता था। निगम क्या होते थे? व्यापारियों का एक संगठन होता था। संघ होता था। महाजनों व देवरानों का एक संगठन होता था। समय संगठनों के कानून का एक समूह होता था। मुद्रा प्रणाली मौर्य काल तथा मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। लक्षणा अध्यक्ष में मुद्रा स्वर तथा राजकीय टकसाल का नियंत्रण था। मुद्रा के निर्माण एवं संचालन पर राज्य का एक अधिकार था। अर्थशास्त्र में विस्तृत मुद्रा प्रणाली की चर्चा की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पर्ण, स्वर्ण तथा काषाण, भाषण एवं काकड़ी व अर्धकाकड़ी का उल्लेख मिलता है। मुद्रा का प्रयोग चांदी व तांबे के सिक्कों का उल्लेख है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे। पर्ण, अर्धपर्ण, पाद एवं अष्टभाग के थे। तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे जिन्हें की माशक,
अर्धमाशक, काकड़ी में अर्ध काकड़ी थे। अब यहाँ की बात करते हैं वस्तुकला कैसी थी। कला और वस्तुकला में मौर्यों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पत्थर से इस्तेमाल इस्तेमाल बनने का कार्य बड़े पैमाने पर उन्होंने ही आरंभ किया। मेगास्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्र में स्थित मौर्य राजपथ उतना ही भव्य था जितना ईरान की राजधानी में बना राजपथ था। पत्थर के टुकड़े और उनके ठूठ आधुनिक पटना नगर के किनारे कुम्भरार में पाए गए हैं। 80 स्तंभों वाले विशाल भवन के अस्तित्व का संकेत भी मिलता है। मौर्य शिल्पियों ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाने की परंपरा प्रारंभ की थी। इसका सबसे पुराना उदाहरण बाराब की गुफाएं है, जो गया से 30 किलोमीटर तक दूरी पर स्थित है। अशोक के स्तंभ ईरानी व यूनानी में प्रभावित है। अशोक के लाट पर जिस प्रकार की पशुआकृति बनी है, वह हड़प्पा की पशुआकृति की परंपरा में मिलती जुलती है। कुछ लोग यह भी मानते थे कि पत्थर पर चमकदार पॉलिश करने की कला भारत में ईरानी संपर्क के पहले से ही ज्ञात थी। इसका एक प्रमाण काली मिट्टी के बर्तन एवं पॉलिश कर चमकदार बनाने की प्रक्रिया में ढूंढा जा सकता है। उन्हें ईरानी स्तंभ जहाँ पर नालीदार है तथा परस्पर खंडों के जोड़ने से बनी है, वहीं पर अशोक के लाट सपाट एक ही पत्थर से बने हुए हैं। दोनों स्तंभों के घंटे एवं अलंकरण में भी अंतर पाया गया है। लोक कला मौर्य काल मूर्तियों में विशेष उल्लेखनीय परखम मथुरा में तथा यक्ष की मूर्तियां पटना से प्राप्त यक्ष की दो मूर्तियां दीदागंज से प्राप्त चाम गृहिणी यक्षिणी की मूर्तियां लोहानीपुर से प्राप्त नगन तीर्थकर की मूर्ति बेसन से मिली दक्षिण प्रतिमाएं प्रमुख हैं। दिगांग दीदारगंज से पाई गई यक्षिणियों की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला को सर्वोत्तम कीर्ति मानी जाती है। संपूर्ण विश्व में इसके समझ अन्य कोई भी मूर्ति नहीं है। भौतिक संस्कृति का विस्तार और राज्य पद्धति गंगा के मैदान क्षेत्र एवं भौतिक संस्कृति का आधार लोहे का प्रचुर एवं आहत आहत मुद्रा लेखन कला का प्रयोग उत्तरी कला पालिशदार मृतभांड आदि था। गंगा के मैदानों की भौतिक संस्कृति मौर्य काल में बड़ी ही तेजी से विकसित हुई। दक्षिण बिहार में लोहे अयस्क आसानी से उपलब्ध था तथा लोहे के उपकरणों का प्रयोग अत्यधिक बढ़ा। इसी काल में मूठ वाली कुल्हाड़ी हासिल और फाल्कों के साथ अरावली पहिए भी प्रचलित हुए। मौर्य काल में ही पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों के प्रयोग भी प्राप्त हुए। मक्का ईंट एवं लकड़ी से बनते थे। मेगास्थनीज के राजधानी पाटलिपुत्र में बने लकड़ी के भवनों का उल्लेख किया। पक्की ईंटों का प्रयोग एवं समाज के दूरवर्ती प्रांतों में फैल गया था। इसी प्रकार छल्लेदार कुएं जो पहले मौर्य काल के गंगा घाटी में बनाए गए थे, अब वे साम्राज्य के केंद्रीय भाग के बाहर भी फैल गए। मध्य गंगा के मैदान की भौतिक संस्कृति के तत्वों में कुछ परिवर्तनों के साथ उत्तरी बंगाल एवं कलिंग एवं आंध्र और कर्नाटक में भी पहुंचे। अशोक ने अभिलेखों के अनुसार चेर चोल एवं पांड्य सतीपुत्र एवं ताम्रपाषाण का श्रीलंका के लोग मौर्य साम्राज्य की सीमा में लगे क्षेत्रों में बसे थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण विभिन्न लोगों ने अलग अलग बताए। जैसे डी कोशाम्बी ने कहा कि यहाँ पर आर्थिक संकट हुए, संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था हुई। हर प्रसाद शास्त्री ने बताया कि धार्मिक नीति
ब्राह्मणी नीति के कारण हुए। हेमचंद्र राय चौधरी ने बताया कि अहिंसक एवं शक्ति प्रिय नीति थी। डी.एन. झा ने बताया कि कमजोर उत्तराधिकार था। रोमिला थापा ने बताया कि केंद्रीय प्रशासन हो गया तथा आधिकारिक तंत्र का प्रशिक्षण होना। 232 ईस्वी में अशोक के प्रशासन के समाप्त होते ही इसका विघटन प्रारंभ हो गया। हास्य के पतन के अनेक कारण थे जो निम्नलिखित थे। ब्राह्मणों की प्रक्रिया आई। अशोक की नीति के कारण ब्राह्मणों की प्रक्रिया हुई। उन्होंने पशु पक्षियों के वध को निषेध कर दिया और स्त्रियों में प्रचलित कर्मकांड अनुसंधानों एवं खिल्ली उड़ाई। संगत इसमें ब्राह्मणों की आय घटी। बौद्ध धर्म में अपनाने के बाद अशोक के यज्ञ रूप में ब्राह्मणों को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि नाना प्रकार के यज्ञों में मिलने वाली दान दक्षिणा पर ही वे अपना जीवन यापन करते थे। मौर्य साम्राज्य के खंड पर खड़े हुए कुछ नए शासकों के शासन ब्राह्मण हुई है। मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर शासन करने वाले शुंग एवं कण्व कन्नौ ब्राह्मण थे। पश्चिम दक्कन और आंध्र में चिश्ती राज्य स्थापित करने वाले सातवाहन भी अपने को ब्राह्मण मानते थे। वित्तीय संकट। सेना और प्रशासनिक अधिकारी पर होने वाले अत्यधिक खर्च के बोझ से मौर्य साम्राज्य के सामने वित्तीय संकट खड़ा हो गया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि राजकोषीय लगभग खाली हो गया। अंतिम अवस्था में अपने खर्च को पूरा करने के लिए मौर्यों को सोने की देव प्रतिमाएं भी गलानी पड़ी। दमनकारी शासन। कलिंग ने तो ये अशोक ने कलिंग अभिलेखों से प्रकट होता है कि प्रांतों में रहे अत्याचारों में वह बहुत चिंतित था। उसने महामात्रों को आदेश दिया कि बिना किसी उचित कारण के नागरिकों को यातनाएं न पहुंचाई जाए। यह चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11।